Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is Praveen Gupta. आज हम चैप्टर फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट का लास्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इससे पहले 5 लेक्चर्स हमने डिस्कस किए हैं, तो जिन्होंने नहीं देखे हैं वो इसे रेफर कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे, जस्ट गाइडलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, फिर डायमेंशनल फार्मूले की एप्लीकेशंस। तो वेरी फर्स्ट होगी चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन, एक जैसा होना चाहिए लेफ्ट एंड राइट में। फिर डिड्यूसिंग द रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियों के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन कैसे डेवलप करते हैं अपने। एंड आफ्टर दैट टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, यानी कि यूनिट्स को चेंज कैसे करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। चलिए जानते हैं कि डायमेंशन से मतलब क्या होता है। सबसे पहले किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो नेचर होती है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायमेंशन की जरूरत पड़ती है। अब हमारे पास होती हैं 7 फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज। ये 7 डायमेंशंस कहलाती हैं फिजिकल वर्ल्ड की। फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल कैपिटल लेटर से डायमेंशन के लिए, बिगर स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मास है तो हम उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे बिगर ब्रैकेट के बीच में, लेंथ को कैपिटल एल से, टाइम कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर तो उसको कैपिटल ए से, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन तो के से, कई बार इसे थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला उसकी यूनिट होती है, उसको सीडी से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से। तो इसको एक टेबल में देख लेते हैं। मास को किससे करेंगे, कैपिटल एम से बिगर ब्रैकेट के बीच में, लेंथ है तो कैपिटल एल से, टाइम को कैपिटल टी से, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को के फॉर केल्विन या थीटा से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से, म्यू से, और सम टाइम कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फाइन। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर तो उसको ए से और सम टाइम उसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सी डी या कई बार जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ जो के का मतलब क्या है, केल्विन, ए से मतलब क्या है, एम्पियर, जे फॉर क्या है, जूल। फाइन। डायमेंशंस ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, आर द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड। सारी बनी हैं हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज से, लेकिन कुछ होती है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जैसे फोर्स, तो उसमें मास भी है, लेंथ भी है, टाइम। तो मास की पावर क्या आ रही है, लेंथ की पावर क्या आ रही है, टाइम की, वो उस डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी जैसे कि फोर्स की बात की हमने, उसकी डायमेंशंस कहलाएंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, से हमने डेंसिटी लिया, तो डेंसिटी क्या होता है भाई, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास तो आपकी बेस क्वांटिटी है, इसको रहने दीजिए। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ का क्यूब, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि डायमेंशंस ऑफ द डेंसिटी आर 1 इन मास, मास में कितनी है 1, और भाई लेंथ में कितना है -3, और 0 बाकी बची हुई फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए कहलाएगा। तो डायमेंशंस का मतलब होती हैं कितनी पावर है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है इसमें, डेंसिटी में मास एंड लेंथ। तो इसलिए कैसे डिफाइन करते हैं, डायमेंशन का मतलब आर द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड, कितनी पावर है, ये डायमेंशंस कहलाएंगी। फाइन। अब डायमेंशनल फॉर्मूले से क्या मतलब होता है, expression which show how and which of the base quantities represent the dimensions of a physical quantity। जो आपकी बेस क्वांटिटीज है उसमें हम किस तरीके से फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कहलाता है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे अब डेंसिटी की बात करें तो इसको फॉर्मूले में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मास के लिए m कह दिया, पावर कितनी है इसकी 1, राइट। लेंथ के लिए एल कह दिया, पावर कितनी है -3। अगर हम थर्ड टाइम के लिए बात करें तो टाइम का कुछ नहीं आया तो इसको 0। तो ये जो फॉर्मूला बन गया है
ये डेंसिटी का क्या कहलाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, डायमेंशनल इक्वेशन से क्या मतलब है, an equation obtained by equating a physical quantity with its dimensional formula is called the dimensional equation। मतलब एग्जांपल से समझते हैं, the dimensional equation of mass density rho। तो अब इसको देखिए, रो को हमने इक्वेट कर दिया डायमेंशनल फॉर्मूले से, तो ये जो बन गया है इसको डायमेंशनल इक्वेशन कहेंगे। छोटी छोटी बातें हैं, टर्मोलॉजी है इस चैप्टर की। फाइन। Dimensional variables, the quantities like area, volume, velocity, force, इन सब पर विचार करो। देखियो, सब की कुछ ना कुछ डायमेंशंस होती हैं, और क्या इनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, नहीं होती है। कांस्टेंट नहीं होती इसलिए वेरिएबल हैं, डायमेंशंस होती हैं इसलिए डायमेंशनल फॉर्मूलाज हैं इनके, तो इनको क्या नाम दिया गया है, डायमेंशनल वेरिएबल। लेकिन कुछ ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो नॉन डायमेंशनल वेरिएबल है, जैसे एंगल, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्ट्रेन, और भी बहुत सारी हैं, जैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एंगल की कोई डायमेंशंस होती है, नहीं होती है, m0 l0 t0, तो नॉन डायमेंशनल है, लेकिन अलग अलग जगह वैल्यूज अलग अलग होंगी एंगल की, तो इनको क्या कहते हैं, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स। नेक्स्ट होते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। कुछ कांस्टेंट होते हैं फिजिक्स में, जैसे कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, इनकी वैल्यू तो कांस्टेंट होती है लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, तो इसलिए इनको क्या नाम दिया गया है, डायमेंशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट होते हैं नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट, जैसे कि सिंपल नंबर आपके 1 2 3 4 पाई ई नंबर, तो इनके कोई डायमेंशंस नहीं होते हैं और ये वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो ये क्या कहलाते हैं, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। क्लियर है। अब आइए डायमेंशनल फॉर्मूलेज पर। डायमेंशनल फार्मूला फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, एमएलटी की टर्म्स में। जैसे हम मैकेनिक्स से स्टार्ट करते हैं, मैकेनिक्स में हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, उनसे रिलेटेड पहले फार्मूला, छोटा सा फार्मूला सोचेंगे, फिर उनके डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। एग्जाम्पल के लिए एंगल ही लिया हमने, एंगल, एंगल क्या होता है, आर्क ओवर रेडियस, आर्क को भी एल में नापेंगे, रेडियस भी लेंथ में नापेंगे, एल बाई एल हो गया। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या बन गया, लिखने को L0 लिख सकते हैं, लेकिन एमएलटी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, m0 l0 t0। क्लियर। नेक्स्ट आइए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई, 1 ओवर टाइम पीरियड, 1 ओवर टी, तो t⁻⁻1 बनाना, तो बाकी m और l क्या है, 0। तो डायमेंशनल फार्मूले को बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में, और क्या लिखेंगे, m0 l0 t-1। फाइन। वेलोसिटी पर आइए, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एल हो गया, टाइम के लिए क्या हो गया, टी, तो ये क्या बनेगा, एल टी माइनस वन, तो इसको एम एल टी में क्या लिखेंगे, m0 l1 t-1। राइट। लीनियर मोमेंटम पर आइए, क्या होता है, पहले एक फॉर्मूला सोचते हैं, करने का तरीका बता रहे हैं, पहले एक फॉर्मूला लेके आते हैं, लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मास के लिए m और वेलोसिटी के लिए देखा था l बाई टी अपन ने, है ना, तो ये t ऊपर जाएगा तो t-1 बन जाएगा, तो क्या बनेगा, m1 l1 t-1। ठीक बात है। एक्सेलरेशन पे आइए, एक्सेलरेशन टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी और टाइम, l1 t-1 वेलोसिटी का देखा था आपने, ये जो आपने फाइंड कर लिया उसको यूज कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई t, तो ये हो गया, m तो आया नहीं है तो m0 लिख देंगे, l1 और ये t ऊपर जाएगा तो क्या t-2 आएगा। आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, पॉज कीजिए वीडियो को, खुद से करके देखिए, फॉर्मूले में अप्लाई करके, तो कॉन्फिडेंस आएगा, सीखते चलेंगे। चलिए फोर्स पे आइए। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का m, एक्सेलरेशन का भी देखा हमने, l1 t-2 रख दीजिए, तो क्या ये आ जाएगा, m1 l1 t-2। फाइन। वर्क पर आइए, वर्क क्या होता है भाई, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स आपने क्या देखा, m1 l1 t-2, डिस्प्लेसमेंट l, तो l से l मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, l²। क्लियर है। नेक्स्ट आइए काइनेटिक एनर्जी या कोई और एनर्जी, जैसे फिलहाल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, हाफ mv² होता है, तो देखिए हाफ तो एक कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, m मास का क्या होगा, m, है ना, और वेलोसिटी का क्या था भाई, वेलोसिटी हमने देखा था l1 t-1, तो l1 t-1 का स्क्वायर कर देंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, m1 l2 t-2, तो ये एनर्जी का हो गया, काइनेटिक एनर्जी का हो गया। पावर पे आइए,
पावर क्या होता है? वर्क ओवर टाइम। क्या कहते हैं? टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क का जो भी अभी फाइंड किया था ये रख दीजिए। तरीका समझ में आ रहा है? टी को ऊपर ले जाइए, क्या T-3 बनेगा। अब जैसे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे अपन डायमेंशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो देखो इसके डायमेंशंस आने वाले हैं। कैसे फाइंड करेंगे? पहले ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लाओ, F=G m1m2/r² कहते हैं। तो हमें चाहिए कैपिटल G का, क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे तो F r² m1m2 आ जाएगा। फोर्स का हमने फाइंड किया था ये, फोर्स का ये रख दीजिए, r², r क्या डिस्टेंस है, l² हो गया, m1m2 mm, तो एक m तो कैंसिल हो जाएगा आपका, ये m ऊपर जाएगा तो m⁻⁻⁻1 बनेगा, l² और l1 कितना बन गया, l³ और T-2। ठीक है, तो ये कैपिटल G के डायमेंशन आ गया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चलते हैं, 12th का टॉपिक है बेसिकली ये, तो इसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटी लेके चल रहे हैं अपन। तो तरीका क्या है? पहले उससे रिलेटेड फार्मूला लाएंगे, फिर डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज Q। देखो आप जानते हो करंट क्या होता है? चार्ज बाई टाइम, Q/T। तो Q क्या हो गया? I×T। I करंट को फंडामेंटल माना गया, बेसिक, तो हम उसके टर्म्स में, तो करंट को एम्पियर में नापते हैं ना, तो AT हो गया। तो M नहीं आया, L नहीं आया, तो M0 L0 और T आया T1 A1, तो फार्मूला बन गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लाएंगे, W/Q होता है। तो वर्क का अभी देखा था हमने, रेफर कीजिए, रिवाइंड कीजिए वीडियो को। चार्ज का ये फाइंड किया हमने, AT रख दीजिए। तो देखिए M1 है आपके पास, L² है, T एक ऊपर जाएगा तो T-3 बनेगा, A ऊपर जाएगा तो A-1 बन जाएगा। क्लियर? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी F/Q होता है। फोर्स का देखा था अभी मैकेनिक्स में हमने, चार्ज का रख दीजिए T ऊपर जाएगा तो T-3 बनेगा, A ऊपर जाएगा तो A-1, बाकी एज इट इज M1 L1। क्लियर? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, एक फॉर्मूला सोच के लेके आते हैं पहले तो, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज और पूछी गई फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, Q=CV। 12th का सेकंड चैप्टर है ये, उसमें आता है ये Q=CV। अब पर्टिकुलर हमारा जो चैप्टर चल रहा है इसमें पूरी फिजिक्स आ जाती है 11th एंड 12th, तो पूरे का एक तरीके से रिवीजन हो जाता है। तो C को कहते हैं कैपेसिटेंस, तो C क्या हो गया, Q/V। चार्ज का हम जानते हैं क्या होता है, AT, तो AT लिख दिया हमने। वोल्टेज का भी निकाला था हमने, तो जो निकालते चल रहे हैं उसको रखो। अब खुद से चेक करो, इनको ऊपर लेके जाओ, कॉपी में करके देखो क्या ये आ रहा है। देखो ये M ऊपर गया तो M-1, L2 है ऊपर जाएगा L-2, ठीक है, और ये T-3 है, एक T ऑलरेडी ऊपर है तो T4, और A-1 है ऊपर जाएगा तो प्लस बनेगा, ऊपर एक A और है तो A² हो गया। समझ में आया कैसे फाइंड किया है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, कूलम्ब्स लॉ में ही आता है ये। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का फाइंड करें तो एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो गया, Q1 Q2/4πF r²। चेक करो यही आएगा। Q1 Q2 चार्ज हैं 80 × 80, 4π का कुछ नहीं होता, कांस्टेंट है वो। फोर्स का M_L1 T-2 अभी देखा था मैकेनिक्स में हमने, या रेफर करो उसको। R क्या डिस्टेंस है, तो L² हो गया, फाइन। M ऊपर जाएगा, M-1 बन गया, ठीक है। नीचे देखिए L1 और L² L³ है, ऊपर जाएगा तो L-3 आ गया, ठीक है। नीचे T-2 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी 2 T आपके पास है, T4 हो गया, और A क्या हो गया, A²। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का पूछें ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ क्या होता है, V=IR, है ना, तो उसे V/I लिख सकते हैं अपन। वोल्टेज डिफरेंस या वोल्टेज M1 L² T-3 A-1 रख दीजिए। I फॉर एम्पियर, बस A ऊपर और जाएगा तो A-2 बन जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? नेक्स्ट पे चलें। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से लेके आओ, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ρL/A, ρL/A। तो यहाँ रो का चलेगा तो RA/L, नीचे ये L है बेसिकली, है ना, ओके। तो अभी क्या करने का है अपने को कि देखिए R का आपने फाइंड किया था, जो फाइंड किया वो डायरेक्ट रख दो। A फॉर एरिया L² और L का L हो गया यहाँ पर, है ना। तो L को बस ऊपर लेके जाना है, तो ये L है, ऊपर लेके जाओ, ऊपर देखो L² L4 है, तो एक L कम हो जाएगा तो L³ हो जाएगा, बाकी एज इट इज है। क्लियर है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, फॉर्मूला इंड्यूस्ड EMF का
माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है, यहाँ मैग्नीट्यूड ले लिया हमने एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। एल का चाहिए, एल को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो एल का क्या हो जाएगा, ई एम एफ मल्टीप्लाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी आई। ई एम एफ या वोल्टेज का एक ही होता है, तो वोल्टेज का हमने फाइंड किया था, कहाँ है, सेकेंड नंबर पर, ये है ना, तो इसको डायरेक्ट रख दो यहाँ पर, करके देखो आप खुद से। डी टी यानी टाइम इंटरवल, और करंट का कितना होता है, ए एम्पियर, बस एम्पियर को ऊपर ले जाएंगे तो ए माइनस टू हो जाएगा, और एक ये टी है प्लस का, तो ये एक टी कम कर देगा तो माइनस टू हो जाएगा, चेक करो उस बात को। नेक्स्ट पे आओ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी, कोई एक फॉर्मूला लेके आते हैं, लॉरेंज लॉ, एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, तो बी का चाहिए, बी को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो एफ बाई क्यू वी साइन थीटा हो गया। एफ क्या है, फोर्स जानते हैं, m1 l1 t माइनस टू, भूल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मास इंटू एसेलरेशन, मास इंटू एसेलरेशन, एसेलरेशन का एल टी माइनस टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं ना, चार्ज का क्या है ए टी, और v क्या है यहाँ, वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है एल टी माइनस वन, ठीक बात है। अब सॉल्व करते हैं इसको, ऊपर m1 है, ठीक है, नीचे एक l1 है, ऊपर भी l1 है, कट गया तो l0 आ गया, ठीक है, ओके। नीचे t और t माइनस वन कैंसिल हो जाएगा तो t माइनस टू ही रहेगा, और एक a आपको नजर आ रहा है, ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा a माइनस वन, क्लियर है। टेंथ लेते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए, बी अभी हमने फाइंड किया तो आप डायरेक्ट रखिए, ए फॉर एरिया एल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ एल नहीं था पहले, अब एल स्क्वायर का फैक्टर और आ जाएगा, तो क्लियर एवरीबॉडी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा थीटा, तो यहाँ से अल्फा हो गया हमारा डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल डेल्टा थीटा, ओके। डेल्टा एल का डायमेंशन एल, एल का भी एल ही होगा, और चेंज इन टेम्परेचर के लिए हम डायमेंशन थीटा लिखते हैं, तो देखिए एल से एल कैंसिल हो गया अपना, तो केवल देखिए थीटा की डायमेंशन आएगा ऊपर जाकर माइनस वन, बाकी एम और एल टी के कोई डायमेंशन नहीं होगा, जीरो जीरो रहेगा, फाइन। दूसरा लेते हैं हीट या हीट एनर्जी को, तो एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशंस वर्क जैसा m1 l स्क्वायर t माइनस टू, फाइन। नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट, जैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से स्मॉल सी से, तो एक फार्मूला सोचिए डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा, तो यहाँ से एस फाइंड करें तो क्या आएगा, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एम डेल्टा थीटा, राइट। डेल्टा क्यू एनर्जी का डायमेंशन है, m1 l स्क्वायर t माइनस टू, राइट। m क्या है, मास, मास के डायमेंशन से आपके पास, और ये थीटा टेम्परेचर के लिए, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो m का डायमेंशन कितना हो जाएगा, जीरो, राइट। एल स्क्वायर रहेगा, t माइनस टू रहेगा, और थीटा ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, थीटा माइनस वन, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं लेटेंट हीट, ये इस फॉर्मूले में आता है डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एल, तो एल को लेटेंट हीट बोलते हैं, तो क्या बना डेल्टा क्यू बाई एम, डेल्टा क्यू वही एनर्जी या हीट का डायमेंशन, और एम फॉर मास, अब देखिए एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो एम का डायमेंशन तो जीरो हो गया, तो एल स्क्वायर टी माइनस टू, यहाँ टेम्परेचर नहीं आ रहा है, थीटा नॉट हो गया आपका, फाइन, ओके। नेक्स्ट लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के, तो इस फॉर्मूले में आता है क्यू इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा, टी फॉर स्मॉल टी टाइम के लिए, एल लेंथ होता है, फाइन। तो इसमें के का चाहिए, तो हम के को लिख सकते हैं क्यू मल्टीप्लाई बाई एल डिवाइडेड बाई ए डेल्टा थीटा एंड टी। क्यू आपका पहले अपन ने फाइंड कर लिया है एनर्जी का डायमेंशन, तो m1 l स्क्वायर टी माइनस टू, एल फॉर लेंथ, एरिया के लिए एल स्क्वायर हो गया, डेल्टा थीटा के लिए थीटा, और टाइम के लिए टी कह दिया हमने, राइट। तो अब देखिए एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर केवल एक एल रहेगा एम के साथ में, एम बी एम वन एल वन, राइट। नीचे टी है, ऊपर टी माइनस टू है, तो ऊपर जाकर टी माइनस थ्री बन गया है, ये थीटा ऊपर जाएगा तो थीटा माइनस वन, तो ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जूल्स लॉ में आता है फॉर्मूला W इक्वल टू जे एच, तो जे का W बाई एच, W वर्क का m एल स्क्वायर टी माइनस टू, एच फॉर हीट है यहाँ, वो भी उसका भी इतना ही होता है, तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का क्या आएगा, m जीरो एल जीरो टी जीरो, राइट। बोल्ट्जमान कांस्टेंट के डायमेंशन देखें, फॉर्मूला E इक्वल टू थ्री बाई टू के टी, फाइन। तो के को कहते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट,
तो ये होगा ट्वाइस ई बाई थ्राइस टी। ई फॉर एनर्जी, एनर्जी है वर्क का, टी यहाँ टेम्परेचर है तो थीटा, तो थीटा ऊपर और चला जाएगा, थीटा -1। एक और देख लेते हैं, गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट। आइडियल गैस इक्वेशन में आता है पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो इसमें आर, तो पी वी बाई एन टी। पी क्या है? प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन फोर्स पर यूनिट एरिया से निकाल के देखो, कॉपी और पेन लेके बैठो। m1 L-1 T-2 आता है क्या? v फॉर वॉल्यूम L क्यूब, n नंबर ऑफ मोल्स के लिए म्यू कह दिया है, टेम्परेचर के लिए थीटा। तो r जो कि गैस कांस्टेंट है उसका डायमेंशन कुछ ऐसा होगा। क्लियर है? अब हम देखने जा रहे हैं कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन सेम होती है, इससे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपसे m0 L0 T0, एंगल का डायमेंशन यही होता है। आप खुद एक एक को चेक कीजिए, आपके लिए एक्सरसाइज है ये, मान के चलो। बहुत अच्छा वो है ये टेबल। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टेक्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे साइन थीटा है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, कॉस थीटा, टेन थीटा, स्ट्रैन, इन सब के डायमेंशन क्या m0 L0 T0 आते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, स्पेसिफिक ग्रेविटी रो, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, सबका डायमेंशन क्या है? m0 L0 T0। आप चेक कीजिए। फिर m0 L0 T-1 आप चेक करो, फ्रीक्वेंसी का 1/t से, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2π/t से, क्या 2π का कोई डायमेंशन नहीं होगा तो T-1 आ जाएगा। इसी तरीके से एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेडियो एक्टिविटी में आप पढ़ते हैं डिके कांस्टेंट 0.693/t, है ना। वेलोसिटी ग्रेडियंट dv/dx, राइट। हबल कांस्टेंट, रिसेशन स्पीड ऑफ द स्टार डिवाइडेड बाय द सेपरेशन। जस्ट आप अपनी कॉपी में चेक करो स्पीड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का, राइट। तो देखो क्या m0 L0 T-1 आएगा। जनरली एग्जामर के फेवरेट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इस पर। आपसे पूछ लेते हैं किस इनमें से किसका डायमेंशन ये नहीं होगा, बाकी तीन का होगा, है ना। तो हमने यहाँ काफ़ी सारे दे रखे हैं आपको, एक एक को आप खुद से चेक करो। m0 L1 T-1, स्पीड का ये होता है डिस्टेंस और टाइम, चेक करो ये आ रहा है नहीं आ रहा। वेलोसिटी, डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड, रिलेटिव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, RMS वेलोसिटी KTG में आता है, टर्मिनल स्पीड, क्रिटिकल वेलोसिटी। एक एक को लो, चेक करो कि क्या सबके डायमेंशन ये आ रहे हैं m0 L1 T-1। फाइन, और लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। m0 L1 T-2 एक्सेलरेशन का चेक करो क्या ये आता है, कॉपी में करके देखें, पॉज करते रहो वीडियो को। रिटार्डेशन, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सबका डायमेंशन ये आना चाहिए। फाइन। नेक्स्ट m1 L1 T-2 फोर्स का होता है, टेंशन का, वेट का, थ्रस्ट, अप थ्रस्ट, एनर्जी ग्रेडियंट dE और dx का रख कर देखो क्या इतना आ रहा है। E फॉर एनर्जी या डिस्टेंस ले लीजिएगा। इसी तरीके से m1 L2 T-2 चेक कीजिए, वर्क क्या वर्क का इतना होता है, एनर्जी, हीट, इंटरनल एनर्जी, टॉर्क, क्या इन सब का डायमेंशन ये आएगा। कई बार पूछा गया है कुछ। सिक्स्थ केस, सेवंथ पर आइए, m1 L0 T-2 क्या सरफेस टेंशन जो कि F/L लिख कर देखो क्या ये आ रहा है। फोर्स ग्रेडियंट dF/dx, स्प्रिंग कांस्टेंट F/x, क्या सबका डायमेंशनल फॉर्मूला ये आ रहा है। नेक्स्ट m1 L-1 T-2 प्रेशर F/A का क्या ये है, स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एनर्जी डेंसिटी, रेडिएशन प्रेशर, ऊपर इंटेंसिटी ऑफ द वेव है, नीचे स्पीड ऑफ द लाइट है, और चेक करो क्या इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये आ रहा है। नेक्स्ट m1 L2 T-1 एंगुलर मोमेंटम, ये फॉर्मूला ले लो, L इक्वल टू mvr, देखो ये आ रहा है क्या। प्लैंक्स कांस्टेंट H इक्वल टू E/v, एक्शन एक फिजिकल क्वांटिटी, एनर्जी मल्टीप्लाई विद द टाइम, जिसकी ऐसा यूनिट होती है प्लैंक्स और जूल सेकेंड, क्या इनका डायमेंशन फॉर्मूला ये आ रहा है। एक एक का रख के देखो, m1 L2 T-1। ओके, नेक्स्ट लेते हैं कि स्ट्रेंथ m1 L2 T-2 थीटा -1,
चेक कीजिए थर्मल कैपेसिटी ms डेल्टा क्यू बाई डेल्टा थीटा का क्या है, इतना आ रहा है। वाटर इक्विवेलेंट फार्मूला लीजिए W इक्वल टू एम एस, एम और S फॉर स्पेसिफिक हीट का रखिए, पहले बताया हमने, वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। एंट्रोपी S डेल्टा क्यू बाई टी, बोल्ट्जमान कांस्टेंट K ट्वाइस E बाई 3T, इससे पहले हमने फाइंड किया बोल्ट्जमान कांस्टेंट का। चेक करो क्या सभी का डायमेंशन ये आ रहा है। नेक्स्ट M1 L1 T माइनस 3A माइनस 1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला यूज कीजिए F बाई क्यू, F फोर्स और Q चार्ज, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट dV बाई dx। नेक्स्ट M1 L स्क्वायर T माइनस 3A माइनस 1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू W बाई क्यू, W यहाँ वर्क है, वर्क का रखो, चार्ज का रखो, देखो चेक करो ये आ रहा है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, EMF और इंटरनल एनर्जी, क्या सभी का डायमेंशन ये आ रहा है आपका। चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने कि इफ E एंड H रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड रेस्पेक्टिवली, तो फिर यूनिट ऑफ E बाई H फाइंड कीजिए। JEE 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। सबसे पहले E इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, H का एम्पियर पर मीटर, राइट। ओके, मीटर से मीटर कैंसिल, वोल्ट पर एम्पियर तो क्या ओम बन गया ये। ओके, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि अज्यूम्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर बेस्ड है। अज्यूम्ड फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब हाइपोथेटिकल बेसिक क्वांटिटी। एग्जाम में ये चाहता है कि किसी का भी डायमेंशनल फार्मूला आप रट कर नहीं रखें, तो वो एक नया क्वेश्चन बनाता है, जैसे टेकिंग फोर्स लेंथ और टाइम टू बी फंडामेंटल। क्या फोर्स फंडामेंटल होता है? नहीं, लेकिन मान लो, तो फिर फाइंड द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास को पहले फोर्स के टर्म्स में, मास की टर्म्स में नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिए। तो हम लिख सकते हैं F बाई ए, फोर्स डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन। अब फोर्स का F लिखिए क्योंकि फोर्स के टर्म में चाहिए। एक्सेलरेशन का क्या होता है, L T माइनस टू, वॉल्यूम का L क्यूब भाई, है ना। तो ये नीचे L4 हो जाएगा, ऊपर जाके L माइनस 4, और ये T माइनस टू ऊपर जाएगा तो T स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नाउ प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को नहीं डिस्टर्ब करो, एरिया का L स्क्वायर लिख दीजिए। तो ऊपर जाएगा तो L माइनस टू, T नहीं है तो T जीरो कह दिया अपन ने, फाइन। मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mv। अब m को फोर्स डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन लिखिए क्योंकि फोर्स के टर्म्स में चाहिए। वेलोसिटी का L T माइनस वन, एक्सेलरेशन का L T माइनस टू, L से L कट गया है आपका, T माइनस वन, एक T माइनस वन नीचे बचेगा तो ऊपर जाकर T1 बन जाएगा, L नहीं रहेगा तो L जीरो हो जाएगा, फाइन। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, m देखिए हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता है कांस्टेंट का, मास की जगह फोर्स ओवर एक्सेलरेशन, v फॉर वेलोसिटी इसका स्क्वायर कर दिया है आपने, एक्सेलरेशन का रख दीजिए डायमेंशन। ओके, तो इसको सॉल्व करके देखो, t माइनस टू से t माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ एल स्क्वायर नीचे l है आपका, फाइन। तो होगा क्या, एक l ऊपर बच जाएगा, ठीक बात है। अब कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के तौर पर आपके लिए है, आप ट्राई करें। जैसे पहला क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं, JEE 2022 का, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड द सेकंड। फर्स्ट लिस्ट में है टॉर्क, स्ट्रेस, लेटेंट हीट, पावर, ये सब हमने वीडियो में कवर किए हैं। और सेकंड लिस्ट में यहाँ पर यूनिट्स दे रखी हैं, तो आप इनको मैच करवाना है। आंसर हम दे देते हैं और आप खुद से चेक कीजिए, क्या जो टॉर्क है उसका न्यूटन मीटर होता है, बी का फोर्थ यानी स्ट्रेस का क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, लेटेंट हीट का आपको चेक कर रहे हैं क्या जूल पर केजी होता है, और पावर का क्या न्यूटन मीटर पर सेकंड होता है, फाइन। वीडियो को पॉज कीजिए, रेफर कीजिए दोबारा से और करके देखिए। एक और क्वेश्चन आप कीजिएगा, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, इस तरह क्वेश्चन आते हैं JEE 2021 का। कोई डाउट आता है मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। Rydberg's कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी,
हमने क्या देखा था, हम इसे एक सिंपल सा फॉर्मूला देखते हैं, बुक को रेफर कीजिए, रेफरेंस बुक को, और ये सेकंड में कुछ यूनिट्स दे रखी हैं और आप चेक कीजिए क्या ये आंसर आता है जो हमने यहाँ पर दे रखा है इसका। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब हम एप्लीकेशन पार्ट पर चल रहे हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है डायमेंशंस का, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन। डायमेंशन एनालिसिस एंड एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन ले रहे हैं, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया, 1 मीटर में 2 सेकंड में ऐड करूं और क्या 3 kg आ जाएगा? नहीं, एब्सर्ड हो गई ये वाली बात। हम मीटर में सेकंड ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं। क्या ये पॉसिबल है कि 1 मीटर में 2 मीटर ऐड करूं और 3 सेकंड आ जाए? ये बात भी गलत है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं 2 kg में से 1 kg माइनस करूं और 1 मीटर आ जाए? सोच के देखो, एक सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं जिससे कि बेसिक कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। नहीं, ये भी गलत है। लेकिन 1 मीटर में 2 मीटर में ऐड करता हूँ 3 मीटर, तो हम क्या देख रहे हैं, इसको कहते हैं डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन। आप जो भी ऐड कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं उनकी डायमेंशंस और यूनिट एक होना चाहिए, फिर आपका आंसर भी उसी यूनिट में आना चाहिए। कहने का मतलब ये है, देन ओनली इट इज करेक्ट, है ना। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट ड्रॉ हो रहा है। इन ए फिजिकल इक्वेशन the magnitudes of the physical quantity may add together or subtracted from one another। ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं only if, कब कर सकते हैं, if they have the same dimensional formula and यूनिट हो या डायमेंशनल फार्मूला हो वो एक होना चाहिए। फिर आफ्टर दैट द रिजल्ट शुड ऑल्सो हैव द सेम यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला। तो देखिए हमने यहाँ पर सेम यूनिट को ऐड किया था, लेकिन जो रिजल्ट है वो अलग में आ रहा है, यहाँ रिजल्ट है वो अलग में आ रहा है ना। ये इसलिए गलत है। तो इनका जो रिजल्ट भी है उसी यूनिट और डायमेंशन में आना चाहिए। क्लियर है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इस एप्लीकेशन का। ओके, तो इसका मतलब हो गया दिस वेलोसिटी कैन नॉट बी एडेड टू द फोर्स। वेलोसिटी में क्या फोर्स को ऐड कर सकते हैं? नहीं। क्यों? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला अलग होता है, वेलोसिटी का अलग होता है। इलेक्ट्रिक करंट में ऐड कर सकते हैं? नहीं। नहीं, हम इस तरह की चीज़ों को माइनस कर सकते हैं, अलग अलग डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटी को। ये प्रिंसिपल कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशन, है ना। इस प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशन। अब इसकी 3 मेन एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस में। फर्स्ट ले रहे हैं चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन, जो कि हमारा हेडिंग था। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इज यूजफुल इन चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन। कोई इक्वेशन आपके पास है उसको हम चेक कर सकते हैं इस एप्लीकेशन, इस कॉन्सेप्ट की मदद से। इसको समझने के लिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं। चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपका जाना पहचाना इक्वेशन है, क्या ये सही है? क्या हम चेक करेंगे क्या इसके लेफ्ट में राइट में जो भी फिजिकल क्वांटिटी आ रही हैं क्या उनके डायमेंशन सेम है। लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी है, क्या एल टी माइनस वन होता है? यस। राइट हैंड साइड में देखिए u इनिशियल वेलोसिटी एल टी माइनस वन, हाँ वही है दोनों का। अब ए टी का भी वही होना चाहिए, एटी का भी वही आना चाहिए। ए फॉर एसोलेशन एल टी माइनस टू, टी का टाइम टी तो एल टी माइनस वन। तो अब आप इसको कहते हैं डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन सभी का। ये u में ए टी ऐड किया, u का जो डायमेंशन है वही ए टी का है और जो रिजल्ट आ रहा है उसका भी डायमेंशन वही है। समझ में आ रही है? सिंस एल एच एस आर एच एस के बराबर है तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। आप वीडियो को पॉज करो, आप खुद से ट्राई करो, सीखते चलोगे और फिर चेक करो सॉल्यूशन। एस इक्वल टू, एस का क्या होता है? लेंथ एल। राइट हैंड साइड का यू टी का देखिए, यू इनिशियल वेलोसिटी एल टी माइनस वन, टी फॉर टाइम, टी से टी कैंसिल तो एल आ गया। हाफ ए टी स्क्वायर का भी यही होना चाहिए, हाफ का कुछ होता नहीं है, एक एल टी माइनस टू, टी स्क्वायर का टी स्क्वायर तो ये कैंसिल तो एल। तो अब आप देख सकते हो यू टी और हाफ ए टी स्क्वायर का सेम है और रिजल्ट का भी डायमेंशन वही आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो हम कह सकते हैं एल एच एस और एच एस का सेम है, इसलिए ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। समझ में आ रही बात? एक और क्वेश्चन, लेट एक्स एंड ए स्टैंड फॉर द डिस्टेंस। और ये मैथमेटिकल एक फॉर्मूला मैंने लिया है और इसका रेफरेंस है एस सी वर्मा से 1.19 का क्वेश्चन है। एस सी वर्मा जी की जो बुक फेमस बुक है वहाँ से क्वेश्चन लिया है।
तो लेफ्ट हैंड साइड का देखें डायमेंशन, dx डिस्टेंस है l, नीचे ये भी l स्क्वायर स्क्वायर रूट लोगे तो l आया, तो l 0 डायमेंशन लेस आ रहा है। तो अब हम ये देखते हैं राइट हैंड साइड का भी यही आ रहा है क्या, देखिए 1/a का l-1 हो गया, और ये a और x का बराबर होगा तो l0, तो ये तो l-1 आ रहा है, तो ये तो डायमेंशनलेस नहीं है। इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। समझ में आया बात? एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस तरह क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में आपसे पूछा गया है कि v = at + b/t + c, तो आपको इसमें a, b एंड c के डायमेंशंस फाइंड करने हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ से चलो, t में c को ऐड किया है, वो कब ऐड कर सकते हैं, जब t और c का डायमेंशन सेम हो, यानी c का डायमेंशन टाइम के बराबर होना चाहिए। तो पहले तो c का ही फाइंड हो गया कि t है ना। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो नीचे तो टाइम के डायमेंशन आने चाहिए रिजल्ट के भी, तो t लिख दिया मैंने। फिर हमारा ये कॉन्सेप्ट कहता है कि at के डायमेंशन v के बराबर होने चाहिए, यस है ना। रिजल्ट उसी डायमेंशन में आना चाहिए, तो a का डायमेंशन क्या होगा, v/t। v क्या वेलोसिटी lt-1, ये t ऊपर जाएगा तो lt-1, तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया lt-1। ठीक बात है। अब v का के बराबर b/t भी होना चाहिए, है ना। यस, यही देखा कि इसके डायमेंशन बराबर होने चाहिए, रिजल्ट के भी डायमेंशन वही होने चाहिए, राइट। तो यहाँ से b के डायमेंशन देखें तो v × t हो गया, v फॉर वेलोसिटी, t फॉर टाइम, तो ये l। तो इस तरीके से हमने a, b और c तीनों के डायमेंशन फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशंस ऑफ a by b इन द इक्वेशन बताइए। फेमस क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है कॉम्पिटिशन्स के अंदर, चाहे जेई हो चाहे नीट हो। p = a - t² और द bx, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यस। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया हमने इसको। अब हमें पता है ये डायमेंशंस आपस में बराबर होने चाहिए, है ना। ये तीनों डायमेंशन आपस में बराबर होने चाहिए। तो a by b के डायमेंशन p और x के बराबर होने चाहिए। p क्या है, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। x डिस्टेंस से l हो गया, फोर्स का रख दिया, एरिया का रख दिया, एक l कट जाएगा, फिर ये इसको भी काट देगा, तो ये डायमेंशन आ गया a by b के डायमेंशंस। हमसे क्वेश्चन में केवल a by b के ही डायमेंशन पूछा था, तो हमने ऐसा सिंपली कर लिया इसको। फाइन, करने के और भी तरीके हैं, दिस इज वन ऑफ द वे। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ small a, capital A, B and C in the equation y = a sin at minus bx plus c। y और x डिस्टेंस है, t टाइम है आपका। सबसे पहले t रेशियो का मतलब टेक्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे कि साइन थीटा, वो डायमेंशन लेस होता है, राइट, है ना। तो हम यहाँ देखें कि जो पर्टिकुलर a है ये तो डायमेंशन लेस है, ये तो डायमेंशन लेस है। a का डायमेंशन y के बराबर होगा, साइन थीटा तो डायमेंशन लेस है, और y क्या है, डिस्टेंस बोला है तो l हो गया, तो a का डायमेंशन तो आ गया। फिर इसमें साइन थीटा ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें पता है कि एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस। इसका मतलब हर एक टर्म डायमेंशन लेस होनी चाहिए, है ना। m0, l0, t0 होनी चाहिए। तो यहाँ c के डायमेंशन आ गए आपके पास में, है ना। सेकेंडली a का डायमेंशन में फाइंड करूँ तो ये तो डायमेंशन लेस है, 1 कह दिया, 1/t हो गया, t-1, है ना। थर्ड बात, b के डायमेंशन लिखूँ तो 1/x कह दीजिए, 1/l हो गया, l-1, है ना। ओके, और c खुद अपने आप में डायमेंशन लेस है, m0, l0, t0। क्लियर, सॉल्व क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशंस ऑफ d by b बताइए। इस इक्वेशन में f = a cos bx plus c sin dt, है ना। एक क्वेश्चन को रिवाइज कीजिएगा, पॉज करते चलो वीडियो को, कॉपी में करते हुए चलो। सबसे पहले थीटा, एंगल डायमेंशन लेस होता है, तो ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है bx cos थीटा। dt ये भी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये डायमेंशन लेस हो गए। सबसे पहले यहाँ से चलो, इसका मतलब दोनों डायमेंशन लेस है तो इक्वल है। मेरे को केवल d by b चाहिए, तो यहीं कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपन। तो d by b क्या x by t हो गया, x क्या है, l, t फॉर
टाइम, तो L1 t-1 इसका आंसर हो गया। फाइन। तो विच इज द डायमेंशंस ऑफ स्पीड और वेलोसिटी, कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं कि डायमेंशंस ऑफ डी बाई बी इज इक्विवेलेंट टू विच फिजिकल क्वांटिटी, 4 ऑप्शंस हो जाते हैं, तो उसमें स्पीड या वेलोसिटी है तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन रिलेशन p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू के, जहाँ k कांस्टेंट है, तो डायमेंशंस ऑफ p बाई k इज इक्विवेलेंट टू विच फिजिकल क्वांटिटी ये पूछा है। तो डायमेंशंस ऑफ p और k क्या होगा, इक्वल होगा, होगा नहीं होगा, सोचो खुद के, हाँ या ना। क्योंकि हमने देखा जब हम ऐड करते हैं तो तीनों की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए और रिजल्ट भी उसी की डायमेंशन में आना चाहिए। तो ये तो डायमेंशन लेस हो गया है ना। तो ये डायमेंशंस जैसे एंगल आपका ऑप्शन में हो, स्ट्रेन हो, उसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो एंगल या स्ट्रेन के बराबर होगा। फाइन, ओके। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल x square plus y square equal to a square, where a is the radius, if the equation is modified to change the origin other than 0 0, then find out the correct dimensions of a and b in the new equation। JE 2023 में आया था, इसको मॉडिफाई किया गया ऐसा। तो डायमेंशन ऑफ t इज गिवन बाय दिस, डायमेंशंस ऑफ x, देखिए x में से 80 को माइनस किया है तो इसके बराबर होगा। तो डायमेंशंस a का क्या हो जाएगा, x बाई टी, L ओवर टी, है ना। तो LT -1 हो जाएगा, राइट। लेकिन t की डायमेंशन जो भी विच वॉट एवर t हियर इज, उसको t-1 है, तो एग्जामिनर जो कहता है वो मान लेंगे हम, है ना। LT-1 तब होगा जब हम फटाफट से यहाँ t रखेंगे t-1, तो एग्जामिनर ने कहा t की डायमेंशन लो t-1, तो t-, तो a का डायमेंशन क्या कहलाएगा आपका, LT, है ना। ओके, अब y का डायमेंशन t बाई बी के बराबर होगा। ओके, तो b का क्या होगा, t बाई वाई, और t का डायमेंशन एग्जामिनर ने कहा t-1 लीजिए। ओके, तो b का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L-1 t-1। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज है आपके लिए, आप ट्राई कीजिएगा। एक क्वेश्चन है, इन रिलेशन p अल्फा बाई बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा z बाई के थीटा, पहले ये सब कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है। p प्रेशर लीजिए, या डिस्टेंस है, k बोल्ट्जमान कांस्टेंट एंड थीटा टेम्परेचर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बीटा। आंसर हमने दे दिया है, आप ट्राई कीजिए क्या ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, जिससे इस इक्वेशन से देते हैं। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। क्या ये भी डायमेंशनलेस है? इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। वन मोर, आपको डायमेंशन फाइंड करने हैं, EJ² और M5NG², क्या ये आते हैं? जेई में आया हुआ क्वेश्चन है पहले इस। ओके, आगे चलते हैं। डायमेंशन एनालिसिस एप्लीकेशन में नेक्स्ट एप्लीकेशन लेते हैं, डिड्यूसिंग द रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटी। कोई फॉर्मूला डिराइव करना है, कोई इक्वेशन डिराइव करनी है गिवन फिजिकल क्वांटिटी में, तो कैसे करते हैं। सबसे पहले, द मेथड ऑफ डायमेंशन इज यूज्ड टू डिड्यूस द रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटी। फॉर दिस वी शुड नो द डिपेंडेंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ये करते हैं एक्सपेरिमेंटली, पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर देखते हैं कि गिवन जो हमारे को है फिजिकल क्वांटिटी वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है ना। इसमें एक लिमिटेशन होती है कि अप टू 3 फिजिकल क्वांटिटी तक के बीच में हम एक रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। थियरी ऑफ रिलेटिविटी रिवेल्स दैट मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ओके, आइंस्टीन प्रिंसिपल से द एनर्जी ई सो ऑप्टेड इज प्रोपोर्शनल टू सर्टेन पावर ऑफ द मास m, स्पीड c ऑफ द लाइट, गैस रिलेशन अमॉन्ग द क्वांटिटीज। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन लिया है, उसका रेफरेंस दिया है SC वर्मा से, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 1.15, फेमस बुक है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एनर्जी डिपेंड ऑन मास एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब कितनी पावर है दैट वी डोंट नो, तो हमने ए और बी लगा दिया है ना। अब यहाँ से फॉर्मूला डराइव करेंगे। अब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के लगा दिया हमने,
राइट। ओके, के डायमेंशनल कांस्टेंट है। अब दोनों डायमेंशंस लिखते हैं। ई फॉर एनर्जी का डायमेंशन m1 L² T-2। ओके, ये तो आपका डायमेंशनलेस कांस्टेंट है कि उसका कुछ नहीं होगा, मास का लिख दिया m1। और c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो वेलोसिटी का LT-1 होता है। अब m को एक साथ ले लेंगे, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर b। अब हमारा काम होता है दोनों और इक्वेशंस में जो एम एल टी के डायमेंशंस हैं उनको कंपेयर करें, इक्वेट करें। तो आप देखिए, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू कितना है 2, ये सब है ना। तो ए की वैल्यू आ गई, बी की आ गई, है ना। तो इस तरीके से फॉर्मूला ड्राइव होते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं समझने के लिए, बार बार रिपीट कीजिए। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी डिपेंड्स ऑन, एस वर्मा का एक क्वेश्चन लिया है 1.14। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड एंगुलर स्पीड ओमेगा। अज्यूमिंग द रिलेशन, ये रिलेशन मान लीजिए, के डायमेंशनल कांस्टेंट है, तो फाइंड ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर होता है 2/5 mr²। ठीक है, ये हिंट दे दिया यहाँ पर। ओके, सबसे पहले के फॉर काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा, के डायमेंशनलेस कांस्टेंट तो m0 L0 T0, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस फॉर्मूले के रेफरेंस से m L² हो जाएगा, ओमेगा 2π/t, 2π का कुछ होता नहीं है, डिवाइडेड बाई t, तो T-1 हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, m को एक साथ ले लेंगे, m की पावर a, l की पावर 2a और t की पावर -b, दोनों और कंपेयर करेंगे, आप इक्वेट करिए। तो आपको a की पावर 1 नज़र आ रही है, और देखो भाई -b क्या है, -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो b की पावर, b की वैल्यू कितनी हो गई 2। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ में आया? एग्री? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेट I करंट थ्रू ए कंडक्टर, R its resistance है, V voltage difference है across, according to the Ohm's law, product of the two these physical quantities equal to the third, obtain Ohm's law from dimensional analysis। dimensional formula of R and V आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, एस वर्मा का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है 1.16। सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि वी डिपेंड ऑन I एंड R, ऑल्दो आप लोग जानते हैं V इक्वल टू IR होता है, तो ये चीज़ आपको ड्राइव करना है। तो मान लीजिए I की पावर A है और R की पावर B है आपका, ठीक है, कि एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट रख दिया हमने। अब V वोल्टेज का रख दिया यहाँ पर, ठीक है। करंट के लिए I ही लिख सकते हैं, कई बार एम्पियर लिख लेते हैं अपन, और रेजिस्टेंस के लिए ये फार्मूला दे रखा है, वैसे हमने बताया, तो आप रेफर कर सकते हैं वीडियो को बैक करके। अब वही काम, पहले तो m को MLT और यहाँ I और n को अलग अलग कर लेंगे अपन। m की पावर क्या दिख रहा है आपको, b, l की पावर कितना दिख रहा है 2b, t की पावर की बात करें अपन तो t की पावर कितना दिख रहा है -3b, और I क्या कितना दिख रहा है a -2b। ये सब क्लियर है? इक्वेट करेंगे अपन MLTI के दोनों तरफ, तो A तो हमको कितना नज़र आ रहा है 1 आ रहा है क्या, और B का चेक करो, क्या B की वैल्यू भी 1 आ रही है आपकी, जैसे सॉल्व किया हमने। वीडियो को पॉज करो और रफ कॉपी में करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। The frequency of vibration of a string depends on the length L between the nodes, the tension F in the string, and its mass per unit length small m. Guess the expression for its frequency from the dimension analysis। ऐसी वर्मा का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है 1.17, रेफर कर सकते हैं बुक से। तो पहले तो हम मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी f है, किस किस पर डिपेंड कर रहा है, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है लेंथ पर, टेंशन F पर, और मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल m पर। पावर लगा दिया है ABC, है ना, अननोन है, इनको फाइंड करेंगे पर, कि एक डायमेंशनल कांस्टेंट लगा दिया यहाँ पर। अब करते क्या है, जैसे और क्वेश्चन हमने किए, दोनों और डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है T-1, के डायमेंशनल कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए, लेंथ के लिए L कह दीजिए,
फोर्स का आप जानते हैं mlt माइनस 2, मास पर यूनिट लेंथ ml माइनस 1। ठीक है, अब क्या काम है, m के डायमेंशन इकट्ठे कर लें एक साथ। m यहाँ भी आ रहा है तो m की पावर b हो गया प्लस c, तो b प्लस c हो गया। लेंथ यहाँ पर आ रहा है तो a आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, b आ जाएगा, और यहाँ से एक आएगा माइनस c, तो a प्लस बी माइनस सी। टाइम देखिए किस में आ रहा है, यहाँ आ रहा है माइनस 2b। अब दोनों और कंपेयर करेंगे। सबसे पहले ये अकेला है माइनस 2b, इसको इक्वेट करो माइनस 1 से, है ना, तो हमारे पास में b का वैल्यू आ जाएगा, ये माइनस 2b क्या है, माइनस 1 है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, हाफ। अब आप देखिए m की पावर b प्लस सी, तो m का डायमेंशन b प्लस सी है। इस तरफ देखें, ये क्या है, जीरो, तो b प्लस सी जीरो है ना, तो c माइनस बी के बराबर हो गया। b आपने फाइंड कर लिया हाफ, तो ये माइनस हाफ आ गया, राइट। फिर l की डायमेंशन देखो, a प्लस बी माइनस सी, यहाँ कितना है, जीरो, जीरो इक्वेट कीजिए, a क्या हो जाएगा, इस तरफ ले आए तो c माइनस बी, सी आपको पता है कितना है, माइनस हाफ रख दो, b आपको पता है हाफ, तो ये दोनों माइनस में हो गए तो माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला था एक्चुअली जो जूम किया था, तो a b और c की वैल्यू रखो, ऐसा आ गया। तो क्या हम इस रिलेशन को ऐसा लिख सकते हैं, f इक्वल टू के बाई एल स्क्वायर रूट ऑफ f बाई एम, फाइन। तो गेस द एक्सप्रेशन, तो ऐसा एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ ए गैस इज p प्लस ए टी स्क्वायर और v रेज़्ड टू पावर c r t प्लस b, where a b c are constant है, isotherm can be represented by p equal to a v raised to power m minus b v raised to power n. a और b depends only the temperature, the value of m और n find करना है। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई, पहले ये गिवन इक्वेशन हमारे पास है, इसको थोड़ा सा यदि हम सिंप्लीफाई करें तो vc को इस तरफ लेके जाएं राइट हैंड साइड में, तो v रेज़्ड टू पावर माइनस c बनेगा, आएगा। ओके, तो हम इस तरह का इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे प्रेशर जैसा। तो यहाँ पर ये वाला टर्म और अपने पास है, इसको ले जाएं राइट हैंड साइड में, तो ए टी स्क्वायर और वी रेज़्ड टू पावर माइनस 1 बन जाएगा, बन जाएगा। तो देखिए ये वी की कुछ पावर्स हैं, इससे हम इक्वेट करने की कोशिश करेंगे, कंपेयर करेंगे विद द आइसोथर्म जो गिवन है पी इक्वल टू दिस वन, राइट। तो अब कंपेयर करते हैं, तो देखिए भाई एम की वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस सी, राइट। एन की वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है, माइनस 1, ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि वेलोसिटी v और एक्सेलरेशन दो सिस्टम्स 1 एंड 2 में कुछ इस प्रकार से रिलेटेड है। v2 मतलब सेकंड सिस्टम, v1 यानी फर्स्ट सिस्टम में, इसी तरीके से सेकंड फर्स्ट सिस्टम में एक्सेलरेशन ऐसे रिलेटेड है। mn कांस्टेंट है, JEE 2022 का क्वेश्चन है। तो इन दो सिस्टम जिसमें वेलोसिटी में रिलेशन और एक्सेलरेशन में निकाला है, तो डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया है। देखिए कैसे कर रहे हैं अपन, सबसे पहले डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, है ना, डिस्टेंस का रिलेशन निकालेंगे। डिस्टेंस मान लें ए और बी पर डिपेंड कर रहा है, करता भी है एक्सेलरेशन वेलोसिटी, डिस्टेंस आपस में रिलेटेड होते हैं। तो अभी पता नहीं कैसे, तो अपन ने कह दिया ए रेज़्ड टू पावर एक्स और बी रेज़्ड टू वाई के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, राइट। एल के डायमेंशंस लिख लिए अपन ने, m0 l1 t0, के डायमेंशन लेस कांस्टेंट है तो उसको छोड़ दो। एक्सेलरेशन का क्या होता है, एल टी माइनस 2, एक्स लगा दिया पावर, वेलोसिटी एल टी माइनस 1 वाई। अब इकट्ठा कर लो, m को एक साथ ले लो, तो m तो जीरो ही है, l को इकट्ठा कर लो, यहाँ से x आएगा और यहाँ से y, x प्लस वाई, यहाँ से माइनस 2x और माइनस वाई, ठीक है। दोनों तरफ कंपेयर कर लें अपन, तो x प्लस वाई की वैल्यू 1 नजर आ रहा है, ठीक बात है, और माइनस 2x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, ठीक है। अब इन इक्वेशन को ऐड कर दें जिससे x की वैल्यू आ जाए, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, तो यहाँ से माइनस एक्स की वैल्यू 1 आई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1। किसी भी एक इक्वेशन में यदि हम रख दें, x की वैल्यू माइनस 1 यहाँ रख दीजिए, मान लीजिए, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 1 और y की वैल्यू कितनी हो गई है, 2। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो l है वो a और b पर ऐसे रिलेट होगा, a की पावर माइनस 1 और v की पावर क्या हो जाएगी, 2। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, l क्या है, v स्क्वायर बाई a, फाइन, ओके। अब इसको इनडायरेक्टली शॉर्टकट मेथड से ऐसे भी देख सकते हो
याद करो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर। ए क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। तो आर क्या होगा, वी स्क्वायर बाई ए, है ना। और आर जो कि रेडियस होता है उसका डायमेंशन क्या होता है, एल, है ना। ऐसा भी सोच सकते हैं आप, तो वहां से भी निकाल सकते हैं, फाइन, कोई इशू नहीं है। अब हम सेकेंड एंड फर्स्ट जो सिस्टम है उनमें L2 और L1 में रिलेशन फाइंड करेंगे। L2 को मैंने लिखा इससे V2 स्क्वायर और A2, V2 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में जो दे रखी है वो रख दिया। इसी तरीके से A2 की वैल्यू रख दिया हमने। इनको सॉल्व करें अपन, कुछ ऐसा आ जाएगा, चेक करो पॉज करके वीडियो को, राइट। जो कटता है वो काट दीजिए, n ऊपर जाएगा, n क्यूब बन गया है ना भाई, m एक कट जाएगा तो m क्यूब बच जाएगा। ये V1 स्क्वायर और A1 आपका L1 बन जाएगा। तो हमारे पास दोनों सिस्टम में ये रिलेशन आ जाएगा, L2 इक्वल टू n क्यूब ओवर m क्यूब L1। क्लियर। ये तो आया हमारा डिस्टेंस का दो सिस्टम में रिलेशन। अब टाइम का फाइंड करेंगे, रिलेशन फॉर द टाइम इन द टू सिस्टम। एक तो यही तरीका था, या शॉर्टकट तरीका आप देखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि टाइम किसके बराबर होता है, v बाई एक्सेलरेशन बाई डायमेंशन फॉर्मूला लिख लो। a क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, v बाई टी कह सकते हैं ना, तो t क्या कह सकते हैं, v बाई ए, फाइन। तो सेकंड सिस्टम में t2 v2 ओवर a2 होगा, v2 a2 की वैल्यू रख दीजिए, है ना, और इनको सॉल्व कीजिए। n ऊपर जाएगा तो n स्क्वायर और ये m यहाँ जाएगा तो m क्यूब बन गया, ये बन गया आपका t1 v1 ओवर a1। तो हमारे पास रिलेशन आ गया t2 इक्वल टू n स्क्वायर और m क्यूब t1। क्लियर है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, taking speed of the light c, gravitational constant g and Planck's constant h are taken as a fundamental unit of the system. Find the dimensions of the time, length and the mass. ठीक है, ओके। JEE 2019 का क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। अब इसको एक तो ये है कि डायमेंशन एनालिसिस से कर सकते हैं, एक शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। इसके इस क्वेश्चन के पीछे रेफरेंस क्या है, मैथर एंड स्मूथ, नोबेल प्राइज विनर है, 2006 में मिला था इन्हें। इन्होंने रिसर्च किया था एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स ऑन द बिग बैंग थ्योरी पर। उन पर उस रिसर्च के दौरान इन्होंने क्या बताया था कि एक होता है प्लैंक टाइम। प्लैंक टाइम कैसे डिफाइन किया, टाइम ऑफ एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स जस्ट आफ्टर द बिग बैंग is known as the Planck time, or that is given by the square root of gh over c raised to power 5, और उसकी वैल्यू कांस्टेंट भी होती है। ये रेफरेंस है इस क्वेश्चन का, या डायमेंशन एनालिसिस से तो कर ही सकते हैं आप। तो यहाँ से डायरेक्ट आप टाइम के डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं जी एच और सी की टर्म्स में, है ना। क्यों पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, इस ये रेफरेंस है इस क्वेश्चन का। जी रेस्ट टू पावर हाफ दिख रहा है, एच रेस्ट टू पावर हाफ, और ये सी ऊपर जाएगा तो -5/2 बन जाएगा, राइट। तो ये टाइम का डायमेंशन पूछा था JEE 2019 के अंदर। अब लेंथ एक बताया इन्होंने, प्लैंक लेंथ। प्लैंक लेंथ कैसे डिफाइन किया, द साइज ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ड्यूरिंग द प्लैंक टाइम इज नॉन एज द प्लैंक टाइम। प्लैंक टाइम के दौरान जो हमारा यूनिवर्स का साइज होता है वो प्लैंक लेंथ कहलाता है, और वो गिवन बाय द जी स्क्वायर रूट ऑफ GH बाई सी क्यूब, और ये इतना फिक्स होता है इसकी वैल्यू। तो यहाँ से देखिए इस लेंथ के डायमेंशन आप ऐसे लिख सकते हैं, जी हाफ एच हाफ, और ये सी ऊपर जाएगा तो -3/2 आ गया, है ना। ये आपसे पूछा गया था JEE 2023 के अंदर, प्लैंक मास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ली। प्लैंक मास को कैसे डिफाइन किया गया, द मास ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ड्यूरिंग द प्लैंक टाइम इज नॉन एज द प्लैंक मास, और उसको मैथर स्मूथ ने ऐसे दिया था स्क्वायर रूट ऑफ SC/G, इसकी वैल्यू ये कांस्टेंट होती है। तो यहाँ से अगर मैं डायमेंशन फार्मूला लिखने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं क्या ऐसा आ जाएगा, जी ऊपर जाएगा तो -हाफ, एच हाफ और सी रेज़ टू पावर हाफ, फाइन। तो ये थोड़ा शॉर्टकट मेथड रहेगा, अदरवाइज डायमेंशन एनालिसिस है ही, उसमें आप जी एच और सी के दोनों डायमेंशंस लिखिए, दोनों और इक्वेट कीजिए, इक्वेशन बनाइए, सॉल्व कीजिए, राइट, फाइन। अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड, एक क्वेश्चन, इफ मोमेंटम p, एरिया a, टाइम t आर टेकन एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशन फाइंड करने हैं, जो कि JEE के अंदर 2022 में पूछा गया। आप चेक कीजिए ये आते हैं नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लीजिए इसी मेथड पर,
फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल मान लें, तो डायमेंशन फार्मूला डेंसिटी का क्या ये आ रहा है, JEE 2023 में आया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ द वेव प्रोड्यूस इन द वाटर, वो इस फॉर्मूले से दिया जा रहा है। तो आपको ABC की वैल्यू फाइंड करना है। JEE 2023 में ही ये क्वेश्चन आया है, आंसर हमने दे दिया, आप चेक कीजिएगा क्या ये आता है। फाइन, ओके। अब फाइनल एप्लीकेशन पर चलते हैं, वो है टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू द अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट पर। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एक सिंपल एग्जांपल से चलते हैं। आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो फर्स्ट सिस्टम को कह दिया MKS 1 मीटर, और सेंटीमीटर किस में होता है, CGS सिस्टम। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी इन्वॉल्व है, लेंथ। तो डायमेंशन हम जानते हैं L1। ये 1 है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाता है फर्स्ट सिस्टम में, तो N1 कह दिया जाता है। मीटर फर्स्ट सिस्टम में यूनिट है, तो U1 कह दिया गया है। 100 दूसरे सिस्टम के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो N2 कह देते हैं। सेंटीमीटर यूनिट है सेकंड सिस्टम में, तो U2। तो N1 U1 किसके इक्वल होता है, N2 U2। यहाँ यूनिट किसकी है, लेंथ की। डायमेंशन किसके होंगे, लेंथ के। उसको हम लिख सकते हैं M0 L1 T0। ठीक है। अब ये तो जस्ट एग्जांपल है, कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। तो आप कि हमेशा M की कोई डायमेंशन होगी, L की कुछ होगी, T की कुछ होगी, ऐसा मान लिया अपन ने, MX LY TZ। ओके। तो हमें N2 फाइंड करना होता है, तो सबसे पहले N2 ऐसे लिख सकते हैं। फाइन। अब U1 और U2 इस तरीके से लिख लेंगे अपन। देखिए, M L T की टर्म्स में, M फर्स्ट सिस्टम है ना, तो U1 को M1 L1 T1, X L की Y कह दिया, T को Z कह दिया। फिलहाल हमारे इस केस के अंदर X का मतलब कितना है, 0, L का मतलब कितना है, यहाँ ये Y का मतलब कितना है, 1, और Z का मतलब कितना है, 0। तो ये एक जनरलाइज फार्मूला ऐसा बन जाता है जिससे हम कोई भी अननोन को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, पहले एक फार्मूला बना लिया कि ऐसा फार्मूला बनाकर हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो चलो इसको अप्लाई करके देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन हमारे सामने है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू द डाइन। अब फर्स्ट सिस्टम MKS है, CGS में हमसे पूछा है कितना डाइन होता है। तो क्वेश्चन देते हमें पता लग जाता है फिजिकल क्वांटिटी क्या, आपकी फोर्स है ना, N1 U1 N2 U2। अब यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी F फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, M1 L1 T-2 है ना। तो X Y और Z की वैल्यू हमको पता होती है यहाँ पर। ये ऐसा फॉर्मूला लिख लिया करते हैं जैसा भी हमने बताया। तो यहाँ X की वैल्यू कितनी है भाई, 1, Y की कितनी है यहाँ पर 1, और Z की कितनी है -2। तो यहाँ रख देंगे अब इन चीज़ों को। फर्स्ट सिस्टम क्या है, MKS। फर्स्ट सिस्टम में मास का यूनिट क्या होता है, kg। X की वैल्यू 1 लिख दीजिए, Y की वैल्यू लिख दीजिए 1, और Z की -2। सेकेंड सिस्टम CGS है, मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम, तो 1 ग्राम लिख लिया। फर्स्ट सिस्टम MKS तो 1 मीटर है ना। लेंथ की बात करें सेकेंड सिस्टम में, सेंटीमीटर। दोनों सिस्टम में टाइम की क्या होती है, सेकेंड, तो 1 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे अपन, कन्वर्ट करेंगे। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। तो काटना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। यहाँ से ग्राम कैंसिल हो गया, 10⁻³ रह गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 10² रह गया, सेकंड से सेकंड तो 1 रह गया। तो यहाँ 1 इंटू 10⁻³ इंटू 10² इंटू 1 की कोई भी पावर होती है तो 1, तो 10⁵ आ गया। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन। क्लियर हुआ। और पक्का करते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग, अर्ग में कन्वर्ट करना है हमको। एक MKS सिस्टम है, दूसरा CGS सिस्टम की 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करो। फाइन। फिजिकल क्वांटिटी क्या है यहाँ पर, जूल, और अर्ग वर्क क्या है, एनर्जी की यूनिट होती है ना। तो N1 U1 N2 U2 के बराबर होता है। वर्क की डायमेंशन फार्मूला लिख लीजिए, है ना, जिससे X Y और Z की वैल्यू आ जाएगी। N2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, X Y Z की वैल्यू हमें पता है यहाँ पर, वो रख देंगे। साथ ही साथ फर्स्ट सिस्टम MKS है, तो मास 1 kg, लेंथ 1 मीटर,
टाइम 1 सेकेंड। सेकेंड सिस्टम CGS है हमारा, आर्ग से पता लग रहा है, तो 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड। कन्वर्ट कर लीजिए, केजी को ग्राम में लिखिए, मीटर को सेंटीमीटर में, अभी जैसा क्वेश्चन किया था, है ना। तो हमारे ये कैंसिल कर दीजिए, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड, तो क्या बच रहा है 1 10⁻³ 10 स्क्वायर और 1, ये 10⁻³ 10 स्क्वायर का स्क्वायर 10⁻⁴, 1 का कोई भी पावर 1, तो 10⁻⁷। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि 1 जूल किसके बराबर होता है, 10⁻⁷ डाइन के इक्वल होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की SI यूनिट होती है ये, इसको CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। पहला सिस्टम MKS, दूसरा CGS सिस्टम है हमारा, राइट, उसको चेंज करना डाइन में। तो अब यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फॉर्मूले से जी को हम ऐसा लिख सकते हैं, एफ की डायमेंशन लिखिए आर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर, और M1 M2 का MM हो गया, यहाँ से जी के डायमेंशंस निकाल सकते हैं हम, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना। फर्स्ट सिस्टम में N1 U1, सेकंड सिस्टम में N2 U2 के बराबर होता है, तो हम N2 को ऐसा लिख लिया करते हैं जैसा हमने बताया अभी, है ना। यहाँ से x y z की वैल्यू हमें पता लग रही है, वो हम रख देंगे। फर्स्ट सिस्टम में MKS सिस्टम है, तो मास का kg हो गया, लेंथ का मीटर हो गया, टाइम का सेकंड। सेकंड सिस्टम CGS है, मास का ग्राम, लेंथ का सेंटीमीटर और टाइम का सेकंड। फाइन, सॉल्व करते हैं इसको, अपन कन्वर्ट करते हैं, पहले kg को ग्राम में चेंज कर लिया, मीटर को सेंटीमीटर में, है ना, तो काटना आसान होता है। यहाँ 10⁻³ - 1, 10 स्क्वायर का क्यूब और 1 की पावर -2, ये 10⁻³ हो गया, ये 10⁻⁶ और 1 की कोई भी पावर 1 होती है। इसको सॉल्व करें तो 6.67 10⁻⁸ आ गया। तो CGS सिस्टम में G का, कैपिटल G का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। समझ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये तरीका हमारे लिए बेनिफिशियल होता है कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल CGS सिस्टम में इतना है, तो इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर और यूनिट ऑफ मास हो 20 ग्राम, तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल बताइए। एक तो हमें पहला तो CGS पता है, दूसरा हमें नहीं पता न्यू सिस्टम है ना, तो हमें कन्वर्ट करना है। फिजिकल क्वांटिटी डेंसिटी है, उसका डायमेंशनल फार्मूला आपको आता है ना, क्या होता है ML-3, ठीक है। तो हम पहले N2 को ऐसे लिख लेंगे, x y z की वैल्यू आपको पता है, तो रख देते हैं। अब कैसे रखा हुआ है देखो, पहले x की वैल्यू रखी है 1, y की वैल्यू -3 और z की 0। फर्स्ट सिस्टम के बारे में पता है हमको, फर्स्ट सिस्टम कौन सा है, CGS, उसमें ग्राम होती है मास, लेंथ सेंटीमीटर, टाइम सेकंड में। सेकंड सिस्टम इन्होंने खुद से कुछ नया बनाया है और बताया है आपको कि मास की यूनिट कितनी है 20 ग्राम, तो वो लिखना है इसको, लेंथ की 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। ये टाइम वाला आप लें नहीं लें, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, जेड कितना आपका 0, फाइन, इसको लिखें नहीं लिखें फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सॉल्व करते हैं इसको, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये ऊपर जाएगा तो 5 3, है ना। इसको कट करेंगे तो 5 स्क्वायर का मतलब 25, तो ये हो गया 50। तो सेकंड नए सिस्टम में डेंसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा, 50। बात समझ में आई। अब फाइनली कंक्लूड करते हैं इस लेक्चर को, लिमिटेशन ऑफ द यूजेज ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस ऐसा नहीं है कि सब कुछ सॉल्व कर लेता है, इसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। एक तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसको डायमेंशन एनालिसिस से हम नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी को कहते हैं हाफ mv², तो हाफ नहीं फाइंड कर सकते। फॉर्मूला कंटेनिंग नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन जैसे कि साइन, कॉस, लॉग, एक्सपोनेंशियल, इनको भी डिराइव नहीं कर सकते, एक बड़ी लिमिटेशन है। एज फॉर द चेकिंग द डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ द गिवन रिलेशनशिप कंसर्न, तो इफ LHS एंड RHS both dimensionless है, तो we cannot know whether the quantities in the numerator or denominator, अगर LHS RHS दोनों dimensionless है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो न्यूमरेटर में आएगा कि डिनोमिनेटर में आएगा, है ना, कि वो ऑर्डर करेक्ट है
या रिवर्स ऑर्डर है। फॉर्मूला विच कंटेन 2 और मोर टर्म्स इन द RHS कैन नॉट बी डेराइव्ड, जैसे इसको हम डायमेंशन एनालिसिस से डेराइव नहीं कर सकते, चेक तो कर सकते हैं सही है गलत है, लेकिन देखिए राइट हैंड साइड में 2 टर्म्स है ना, तो इनको हम डेराइव नहीं कर सकते डायमेंशन एनालिसिस से। फॉर्मूला कंटेनिंग द डायमेंशनल कांस्टेंट कैन नॉट बी डेराइव्ड, डायमेंशनल कांस्टेंट उनको भी हम डेराइव नहीं कर सकते हैं, जैसे F इक्वल टू Gm1m2/r², जी को डेराइव नहीं कर सकते। डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, इसके बारे में नहीं बताता है। वी डू नॉट नो द फिजिकल क्वांटिटी ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड, तो भी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, फॉर्मूले को डेराइव नहीं कर सकते। And it is also difficult to apply the dimensional method if the physical quantity depend upon more than the 3 fundamental quantity, तो उस केस में भी हम डेराइव नहीं कर सकते, लेंथ मास और टाइम के अलावा किसी पे डिपेंड करेगा तो फिर हम इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो बड़ी एक लिमिटेशन है। Dimension does not depend on the magnitude of the quantity involved, so therefore a dimensionally correct equation need not be accurately correct। ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसे देखिए डायमेंशन से 1/t और 2π/t का सेम ही होता है ना, तो चाहे जैसे 1/t आ रहा है या 2π/t आ रहा है, तो हमारी तरफ से तो दोनों ही डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन वो इक्वेशन करेक्ट हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी। फाइन, नेक्स्ट लेक्चर हम सेकंड चैप्टर का स्टार्ट करेंगे, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसमें वेरी फर्स्ट लेक्चर लेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ द मोशन। इसमें टॉपिक जो कवर करेंगे, पहला टॉपिक होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सेकंड एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी साथ ही साथ इसमें देखेंगे जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और फाइनली एक्सेलरेशन रिटार्डेशन और कैसे इनकी प्रॉब्लम को डील करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे इसका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।